अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान की मईशत साल 2019-20 में, क्योंकि पिछला पूरा एक साल जिसकी हम कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं, अब उसके बाद कुछ नंबर्स आने शुरू हुए। आज हेडलाइंस भी हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि जुलाई 2019 में 73% कम हुआ। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी एक ट्वीट आया इस हवाले से और बहुत ज्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया पूरी इकोनॉमिक टीम को। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज एफबीआर ने वजीर आजम को पिछले एक साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात जनाब डॉक्टर अकबर जैदी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और इस्लामाबाद से इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अशफाक मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, सबसे पहले तो बताइएगा, एफबीआर की जो आज रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को एफबीआर ने पेश की है, और ये रिपोर्ट खालिसतन पिछले 12 महीने में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रही, जो एफबीआर के रेवेन्यूज की सूरत हाल रही, जो कारकर्दगी रही, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, पहले तो जरा ये बताइएगा। बिल्कुल, एफबीआर ने जो है वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश की थी गुज़श्ता दिनों एक साल कारकर्दगी की, उसमें मजमूई तौर पर 40 कामयाबियां गिनवाई गई हैं कि ये इन शोबों में हमने कामयाबी हासिल की है। और सबसे जो बड़ी कामयाबी बताई गई है वो टैक्स गुजारों की तादाद में इजाफा करना है। और बताया गया है कि 14 लाख से टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाकर 24 लाख से ज्यादा कर दी गई है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं बताया गया कि टैक्स गुजारों की तादाद अगर बड़ी है तो टैक्स टैक्स कितना जमा हुआ है ये नहीं बताया गया, क्योंकि गुज़श्ता माली साल के दौरान 4400 अरब रुपए के करीब जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया था, जबकि जो एफबीआर की जो टैक्स वसूलियां रही वो 3800 अरब रुपए के लगभग रही। इसके साथ साथ जो है यानी उसका तस्करा नहीं है, वो चीज ही वहां पे शामिल नहीं है। रेवेन्यू कितना रहा, कितना डेफिसिट रहा, कितना शॉर्टफॉल रहा, इसका तस्करा नहीं है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसका तस्करा नहीं किया गया कि एफबीआर को इस टैक्स गुजारों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उसमें उसका फायदा क्या हुआ है। अच्छा, हम जुलाई के दौरान जो टैक्स वसूल हुआ है उसका जिक्र किया गया है, तो हम उसमें भी जो कस्टम ड्यूटीज हैं उसके बारे में नहीं बताया गया कि कितनी वसूल हुई है। जबकि एक मिनट, जुलाई में टैक्स की क्या सूरत हाल रही? तो ये जुलाई 2019, जबकि ये रिपोर्ट पिछले पूरे एक साल की है। पिछले पूरे एक साल का तस्करा नहीं है, सिर्फ जुलाई 2019 का तस्करा है इसमें टैक्स वसूलियों का। जी बिल्कुल, क्योंकि एक रोजी पिक्चर पेश की गई है बुनियादी तौर पर, तो जो चैलेंजेस रहे, जो एफबीआर के की कमजोरियां रही, उनको हाईलाइट नहीं किया गया, बल्कि जो अच्छी चीजें और कामयाबियां जो रही हैं उनकी तरफ जो है वो मुतवज्जो किया गया है। इसके अलावा जो है जो 40 अहम कामयाबियां हैं उसमें से एक ये कामयाबी बताई गई है कि हमने एफबीआर की एक वेबसाइट है जिसको नया बनाया गया है, और उसमें विजिटर्स की तादाद बढ़ी है, और पाकिस्तान में इसकी जो रैंकिंग है वेबसाइट के हवाले से वो 25वें नंबर पर है। इसको भी एक बड़ी कामयाबी जो है वो गिना गया है। इसके अलावा फाटा में जो एग्जाम्पशन दी गई थी बाद टैक्सों की मद में, उसको भी एक कामयाबी जो है वो करार दिया गया है। ठीक, और जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, जिसकी यकीनी तौर से वजह इस वक्त आप समझ लें कि आपकी जो इंपोर्ट्स जो है वो कम हुई, मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा कम हुई सीपैक के अर्ली हार्वेस्टिंग सीजन के बाद। इस इंपोर्ट की कमी की वजह से जो कस्टम रेवेन्यू कम हुए, उनका इसमें कोई तस्करा है कि नहीं है? कस्टम रेवेन्यू का भी तस्करा नहीं है इसमें? जी, कस्टम जो रेवेन्यू है उसका चूंकि जुलाई की जो कलेक्शन हुई है उसमें भी उसका जिक्र नहीं किया गया, जबकि गुज़श्ता माली साल के दौरान मजबूत तौर पर जो है वो कितना टैक्स जमा हुआ है उसका भी बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया इस रिपोर्ट में। मतलब ये हम क्या समझे इस रिपोर्ट को? इसमें तो वो मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू वाली बात की गई है। जी बिल्कुल, इसके बिल्कुल यही आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एफबीआर ने एक और जो अहम बात बताई है वो ये बताया है कि 53% शहरियों ने जो एफबीआर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ये रिपोर्ट में कहा गया है जो वज़ीर आज़म को पेश की गई है। तो हम एफबीआर ने ये नहीं बताया कि ये सर्वे कहाँ किसने किया, कब किया और किस तरह उनके पास ऐसा डाटा आया है कि एफबीआर के पर जो है मुल्क की मजमूई जो आबादी है उसका 53% एतमाद का इजहार कर रही है।
और पिछले हम इसके साथ साथ काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि मुल्क की आबादी जो है वो एफबीआर के खिलाफ जो है वो लॉकडाउन तक की नौबत आ गई है। ताजिर जो है वो खुश नहीं है। ये तमाम सूरत हाल है। इसमें भी बड़ी अच्छी बात है अगर 53% पाकिस्तानी एफबीआर की कारकर्दगी को सराहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जी, क्या कहा जाए। एक तो आपने जो जिक्र किया करंट अकाउंट डेफिसिट का, आपने कहा कि वजीर आजम ने ट्वीट भी किया है। काश उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो उनको समझ आ जाती। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरह बढ़ता है और किस तरह कम होता है। इसके दो पहलू हैं। एक तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे है, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, एक्सपैंड करती है, आपके इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। ये सारी दुनिया में बुनियादी असूल है कि इंपोर्ट्स जब आपके बढ़ेंगे, जब आपके पास लोगों के पास पैसा होगा, बाहर से चीजें आएंगी, इन्वेस्टमेंट। और वहां एक लार्जर चंक जो है वो सीपैक मिशन वो तीन पहलू हैं। उसमें मैं आता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते हैं इस बात को। एक तो ये कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ी है, जिस वजह से भी बढ़ी है, अगर रेमिटेंसेज आ रही हैं, आपके पास जो भी इशू है, तेल मिल गया, जो कुछ भी, आपकी इकोनॉमी जब एक्सपैंड करती है, लोग बाहर से गाड़ियां खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं, कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं लोग खरीदते हैं, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। तो सबसे पहले ये है, पिछले साल में हमारी मईशत कंपेयर टू पिछले साल, उससे पहले श्रिंक हुई है। 5.6% जीडीपी से लेके तकरीबन 3% तक आई है, 2.8 तक आई है। तो इकोनॉमी सुकड़ेगी कंपेयर, तो इंपोर्ट्स भी कम। दूसरी बात बिल्कुल आपने सही कहा, सीपैक की वजह से जो पहले जो सारा एक रश था इंपोर्ट्स का, मशीनरी का और चीज़ों का, वो अब ख़त्म हो गया। अब सीपैक बिल्कुल ठंडा हो गया, कोई जिक्र ही नहीं होता उसका। एक वो बनाने की कोशिश करें, कमेटी बनाने की कोशिश करें, मुख्तलिफ चीज़ें करें, वो बना रहे हैं, लेकिन सीपैक बिल्कुल ठंडा हो गया। कुछ उसमें कुछ मसले हैं जिसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा, वादे तौर पर नहीं। तीसरी चीज़ आप देखें कि कभी कभी इंपोर्ट्स का बढ़ना बुरा नहीं होता अगर आप मशीनरी लेके आ रहे हैं। आप देखें पिछले एक हफ्ते से अखबारों में आ रहा है कि तीनों जो बड़े ऑटोमोबाइल वो हैं प्रोड्यूसर्स, इंडस, होंडा और टोयोटा, वो बता रहे हैं कि उनकी सेल्स जो कम हुई हैं वो तकरीबन 70% कम हुई हैं। अब आप देखें, आपको भी पता है, आपने प्रोग्राम भी इस पे किए कि जब हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट कंपोनेंट उसका काफी हाई है, ठीक है, यहाँ पे वो असेंबल करते हैं, जो कुछ छोटी मोटी चीजें जो है बनाते हैं, लेकिन अब जाहिर है जब आगे गाड़ियां नहीं बनेंगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी। तो ये एक तरह की खुशफहमी भी है कि हमारी इंपोर्ट्स कम हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये असल में हुआ है, जरा लेकिन समझने की जरूरत। हाँ, जरा रखते हैं। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया सुलैरी साहब। इस वक्त जो सूरत हाल है, आज 73% जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर बात करें 2018 के जुलाई और 2019 का जुलाई, 2018 के जुलाई में आपका करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो $2.13 बिलियन था, अब वो $579 मिलियन, ठीक है, एक तकरीबन 73% उसमें कमी हुई है। एक अच्छी चीज है, एक अच्छी इंडिकेशन है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, सीपैक मशीनरी अर्ली हार्वेस्टिंग जो है वो सीजन मुकम्मल हुआ, फेज मुकम्मल हुआ, उस मशीनरी की इंपोर्ट कम हुई, फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई। इस लिहाज से जुलाई 2018 में जुलाई 2019 की अगर बात करें तो इसमें आपकी इंपोर्ट्स जो है वो $4 अरब 8 करोड़ और एक्सपोर्ट $2.23 अरब, वही 100% का जो डिफरेंस उसमें मौजूद है। नाउ इंपोर्ट के कम होने से आपका दरामदी बिल जरूर कम हुआ, लेकिन कस्टम ड्यूटीज भी कम हुई। अब आप ये बताइए कि इकोनॉमी आपकी एक्सपेंड नहीं कर रही, श्रिंक है 5.3% से इस वक्त 2.89 व्हाटएवर जो कुछ भी है। ऐसे में इस चीज को किस तरह से लिया जाए? इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो कैसे लेंगे इन आदात को? जी इमरान, मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो ना तो एब्सोल्युटली अच्छी होती है ना एब्सोल्युटली बुरी होती है। और अच्छी पॉलिसी के कुछ आपको नेगेटिव साइड इम्पैक्ट्स नज़र आते हैं और हर बुरी पॉलिसी का कुछ ना कुछ अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा होता है। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो यकीनन कम हुआ है। अब जो दूसरी तरजीह हुकूमत की होनी चाहिए वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है उसको किस तरीके से कंटेन करना है, और स्पेशली उसमें से जो लूप होल्स हैं जो कि आपके फिस्कल ड्रेनेज का बायस बन रहे हैं, खा वो एनर्जी सेक्टर में है, खा वो बाकी सेक्टर्स में है, गवर्नमेंट की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें है, उनको कम करने की ज़रूरत है। और फिर वहाँ से पैसे बचा के उन शोबों पे लगाना चाहिए हमें जहाँ पे कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो है वो हो सकें। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। अभी हमने जो लिक्विड जो है RNG
वो बहुत ज्यादा एलएनजी हमने इंपोर्ट कर ली, ये देखे बगैर कि पाकिस्तान में जनरेशन के लिए फ्यूल जो है वो कितना चाहिए होगा, और इस वक्त आपके पास जो है वो गलत आया पड़ा है एलएनजी का। और इस वक्त जो आप सस्ता फ्यूल इस्तेमाल कर सकते थे, फॉर एग्जांपल अगर कोल इस्तेमाल किया जा सकता था, और कोल के प्लांट्स जो है, हाल तो कोल इज एनवायरमेंटली वन कैन आर्ग्यू कि वो एक एनवायरमेंटल नॉन फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, लेकिन हम कोल की जगह पे भी हमें गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, जो कि गैस जो है वो महंगी है। अब उसका नुकसान ये होगा कि आपके जो बिल्स आएंगे वो महंगे फ्यूल पे बन रहे होंगे। यह तो इसकी नेगेटिव साइड थी। अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हैं तो पॉजिटिव साइड पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो शुरू हो गई है। मेरे पास कम से कम 3 मिसालें मौजूद हैं। मसलन जो हमारा इंपोर्टेड मिल्क जो है, जब वो महंगा हुआ है तो जो लोकल आपके मिल्क प्रोड्यूसर थे, अब वो हलीब को या मिलाक को पाकिस्तान के लोकल मिल्क सप्लायर जो है वो अब दूध सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो इंपोर्टेड मिल्क था वो महंगा हो गया है। वो बड़े ब्रांड तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनका इतना मार्केट शेयर नहीं है वो अब लोकली बाई करने पे मजबूर हो गए हैं। ठीक। सिमिलरली जब आपकी चाइना और यूरोप की टाइलें जो हैं वो बहुत महंगी हो गई, तो अब एक बहुत मशहूर जो आपका टाइल रिटेलर है, उन्होंने यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो शुरू कर दिया है। तो ऐसा आप देखिएगा। चले, ये तो एक बहुत एक बड़ी अच्छी चीज है। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाती है तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी कि इतना बार हम पे पड़े कि हम उसमें से अपना रास्ता निकाल लें। लेकिन साथ साथ जो अभी बात हुई एलएनजी का, इस वक्त आरएलएनजी का इस वक्त कह रहे हैं कि वो गलत वाली सिचुएशन है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट आपने करनी है। जी, ठीक है। वो कितना बड़ा बार है जो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं, उनकी सेंटिटी जो है, जाहिर है कि उसके ऊपर बात की जा रही है, 1 ट्रिलियन के करीब आपके ऊपर जो है अब वो पहुंच गया। और ये जब मुआहदे होते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हैं, या उसका जो टैरिफ स्ट्रक्चर होता है, वो इस हद तक उनके हक में होता है कि आज आप कैपेसिटी 50% भी यूटिलाइज ना करें, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि नए प्लांट्स की तरफ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद भी जो है ये आपने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पे करना है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। और ये आपके उस पे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे भी इसका असर पड़ेगा अगर आप ये सारे, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स अब मुझे नहीं मालूम ये कितने आगे कितने कब तक हैं। अगर जैसे आबिद कह रहे हैं अगर ओवर सप्लाई हुई हुई है तो क्या आप बिल्कुल इंपोर्ट करना खत्म कर दिया है, या कोई ऐसे कमिटमेंट्स हैं कि जो चंद महीने 1 साल आगे हमारी सप्लाई बढ़ती जाएगी? ये तो देखना पड़ेगा कि इनके क्या मुआहदे हैं। ठीक है। इस वक्त आबिद साहब, एक जो वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की गई है एफबीआर की जानिब से 1 साल की, आपके आने से पहले वो भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें कोई 40 के करीब जो है कामयाबियां बताई गई हैं कि टैक्स गुजारों की तादाद जो है वो 14 लाख से बढ़ा के 24 लाख कर दी गई है। अच्छा, अब इसमें जो पिछला आपका टैक्स ईयर था उसमें जो आप नाकामी थी, जो आप हदफ पूरे नहीं कर पाए, उसका कोई तस्करा नहीं है इस रिपोर्ट में। और इस साल जुलाई 2019 में जो आपके रेवेन्यूज हुए, कलेक्शन हुआ है, सिर्फ उसका उसमें तस्करा है। कस्टम ड्यूटी के आदादो शुमार उसमें मौजूद नहीं है। जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी कस्टम ड्यूटी जो है या कस्टम रेवेन्यूज जो है वो मुतासिर हुए होंगे। तो ये बड़ी मनपसंद किस्म की एक रिपोर्ट जो है वजीर आजम को पेश की गई है एफबीआर की जानिब से, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मेरा ख्याल है सरकारी रिपोर्ट्स हमेशा इसी तरह से होती हैं। वो किसी भी दौर में बने और कोई भी महकमा बनाए तो उसमें हमेशा अच्छी चीज़ें जो है उनको हाईलाइट किया जाता है, और जहाँ पे कहीं पे लूप होल होते हैं उनको दानिस्ता तौर पे छुपाया जाता है। और ऑब्वियसली कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ यही नहीं होता कि सारा कुछ उसका 100% अच्छा हुआ या 100% खराब हुआ। तो उसमें जो अच्छी चीजें हैं वो हाईलाइट कर दी जाती। लेकिन अभी साहब प्राइम मिनिस्टर ने इसी अफसरशाही के निजाम को बदलने का तो वादा किया था, इसी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को बदलने की तो बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। उसके लिए हमें यह देखना है कि जो रिफॉर्म्स जिनका वादा किया गया है और स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो कितनी जल्दी जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी। मेरा ख्याल है कि आज या कल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने अपनी जो रिफॉर्म्स प्रेजेंट करना थी और उस पर अभी तक की जो उनकी पिछली प्रेजेंटेशन थी उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे जायजा लिया जाना था उसमें। लेकिन एफबीआर की इस रिपोर्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो सिटीजन पोर्टल है टैक्स पेयर्स का, एफबीआर का और नादरा का, मेरा ख्याल है कि उसको हमें
जरूर मार्क्स देने चाहिए। ठीक है। क्योंकि डेट इज समथिंग जो कि हर हुकूमत करना चाह रही थी। हाँ। अभी भी शायद वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है डाटा, लेकिन जब आपका ट्रैवल का डाटा, प्रॉपर्टी का डाटा, आपके बैंक अकाउंट का डाटा, कितना टैक्स पे किया, कितने यूटिलिटी बिल्स पे किए, कितनी गाड़ियां हैं, जब ये सारी चीजें पिछले 10 साल की आपके पास आ जाती हैं और वो डाटा पे मौजूद है, और कोई भी हुकूमत जब उस पर फिल्टर लगा के चेक करना चाहे कि टैक्स अवेडर्स कहाँ पे हैं, तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप जो कि आपके अगले आने वाले सालों में यही वजह होगी जिसपे 53% शहरियों ने एफबीआर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का भी इजहार किया। नहीं, वो टैक्स देते हैं नहीं है वो 53% टैक्स। चले अब ये तो जरा हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। इस वक्त हमें सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे हम इन तमाम उमूर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। आपकी आमद से कबल एफबीआर की जानिब से जो रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की गई है 1 साल की कारकर्दगी, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। इस रिपोर्ट में जो अच्छी बातें हैं बस सिर्फ वही मौजूद है, जो बड़ी बड़ी नाकामियां हैं टैक्स रेवेन्यूज के हवाले से, कस्टम ड्यूटीज के हवाले से, वो मौजूद नहीं है। बड़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया और आबिद सुलैनी साहब का ये कहना है कि सरकारी रिपोर्टें इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस ही स्टेट ऑफ माइंड या इसी तरह की ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही के खिलाफ जो है वो खान साहब ने जो है वादा किया था कि हम स्टैंड लेंगे, इसको चेंज करेंगे। किस हद तक हम चेंज करने में कामयाब हुए? अब्बासी साहब। इमरान साहब, इदारों के रिफॉर्म की बात हम हमेशा करते हैं और वो करना भी है और शुरू भी हो गया है। जहाँ तक बात है, कुछ मुल्क में आप इकॉनमी के हवाले से इतनी बुरी खबरें हम सुनते हैं कि जिससे आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आपका फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी रेमिटेंसेस में नेगेटिव फर्क पड़ता है। नहीं सर, एक सेकंड, बड़ी माजरत के साथ ये पिक्चर्स जो है वो तो वजीर आजम साहब पेश करते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके पेश की इकोनॉमी की। फॉरेन इन्वेस्टर आप हमें कहा इस बात में वो कह रहे हैं, ये तो बहुत हाई लेवल के ऊपर बात होती है। अब मैं इमरान पूरी बात कर लूं प्लीज। तो बात ये कि अगर आपके मुल्क में पिछले 5 साल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट 6ठे साल में आके आई है कि जैसे पीपल्स पार्टी का दौर खत्म होता है तो आपका करंट अकाउंट का खसारा कोई $2.5 अरब का है, तो उस वक्त के मुताबिक कोई 250 अरब रुपए का था खसारा जो आपको कर्जे का बाइस बनता है। अगले सालों में वो 6 बिलियन, फिर 9 बिलियन, फिर 15 बिलियन और आखिरी साल में जाके वो $20 अरब का खसारा जो आज के रेट पे तकरीबन कोई 3000 अरब रुपए के कर्जे का बाइस बना, उसको अगर हमने टर्न डाउन किया और वो खसारा आके 14 अरब पे चला गया और इस महीने का जो खसारा है वो हमारा पिछले साल के मुकाबले में अगर 73% कम है, तो कौम को खुश होने दे कि पाकिस्तान की मईशत हमने उस गर्दाब से निकल रही है। हमने डिस्कस किया, हमने इस खुशी को डिस्कस किया और हमने पहला जो अनफॉर्चुनेटली आप वो हिस्सा नहीं देख सके प्रोग्राम में, हमने इसी को डिस्कस किया था। मैंने सुना 73% डिक्लाइन हुआ, लेकिन ये 73% सर, ये 73% डिक्लाइन जो हुआ उसमें मिशनरी इंपोर्ट जो है वो रुक गई। जाहिर है कि वो बताया जैसे कि मैंने इस वक्त सीपैक का वो था, फिर आपकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो मुतासिर हुई, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। इसमें कोई क्रेडिट वाली भी बात है? मुझे ये बता दें, अगर ग्रोथ 2% कम हो गई है और इंपोर्ट 73% कम हो गई है, तो ये कौन बंदा कंपैरिजन कर रहा है कि वो ग्रोथ की वजह से हुआ है? अगर जीडीपी की ग्रोथ 2% या 1% से कम हुई है तो इंपोर्ट को 4-5% से कम होना चाहिए। अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खसारा है वो 73% कम हुआ है, तो इस हुकूमत ने आपके कौम के 73% इस महीने के डॉलर और फॉरेन करेंसी बचाया है, आपको कर्जे में डूबने से बचाया है। तो यही तो बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए। जुलाई 2019 को सर, ये जुलाई 2019 के नंबर सुन लेना, नंबर सुन ले, क्योंकि हम नंबर्स पे आप बात कर रहे हैं तो मैं नंबर ही बता रहा हूं। जुलाई 2019 में आपकी इंपोर्ट रही $4 अरब 8 करोड़ की और आपकी एक्सपोर्ट रही $2 अरब 23 करोड़ की। तो वो तो डिफरेंस अपना 100% का मौजूद है और ये ईयर ऑन ईयर है। पिछले साल 2018 के जून का या जुलाई का और इस साल के 2019 के जुलाई का, ये जरा थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फर्क होता है ना, इकोनॉमिक्स की जुबान में इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। बिल्कुल, ये ट्रेड डेफिसिट है
इसमें आप जब जरा सुन लें, इसमें जब रेमिटेंसेज ऐड करते हैं ये करंट अकाउंट का खसारा बनता है। हमेशा आपका कंपैरिजन अपने उस महीने का कंपैरिजन पिछले साल से होता है। हम जुलाई 2019 को जुलाई 2018 से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस कौम के अगर 73% अगर वसाइल बच रहे हैं तो ये जितनी भी बातें हो रही हैं, जब भी आपने खसारा कम करना है, जब भी आपने अपना कर्जा कम करना है, उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। लेकिन मुल्क का सबसे बड़ा उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। अंदरूनी कर्जा जी, अंदरूनी कर्जा, बैरूनी कर्जा और करंट अकाउंट का खसारा और बजट का खसारा भी है। अब्बासी साहब, आई गॉट योर पॉइंट कि उसकी कोई ना कोई कीमत होती है और यकीनन उसकी जो कीमत है वो इस वक्त इकोनॉमी जिस तरीके से श्रिंक हुई है वो उसकी कीमत है ना। जरा आ जाते हैं इस वक्त मैसिव जो बोरोइंग हुई है, स्टेट बैंक के फिगर्स जो वो आपके साथ शेयर करूं। जब पीटीआई हुकूमत आई थी पिछले साल तो उस वक्त जो हमारे नंबर्स थे, इस वक्त कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था और आज भी मैं करूंगा, तकरीबन 31,000 अरब 24,000 अरब का कर्जा था जो कि 31,000 अरब तक पहुंचा। 7,500 अरब जो है आपका एक साल में कर्जों में बढ़ा। यह कर्जा पिछले पाकिस्तान की तारीख में एक साल में कभी इतना ज्यादा नहीं लिया गया। पहले आप, देन उसके बाद आबिद सुलैरी साहब एंड अब्बासी साहब। इसकी एक वजह यह भी है कि 34% या 40% डिवैल्यूएशन जो हुई है, बिल्कुल, जो आपने कर्जे लिए हैं तो ये इवेंचुअली देना पड़ेगा चाहे डिवैल्यूएशन हो या ना हो। तो ये पीटीआई वाले कई एक साल से कह रहे हैं कि पुराने कर्जे, ये कर्जे, वो कर्जे, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये मजीद कर्जे ले रहे हैं और ये बोझ ले रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं, एक डिवैल्यूएशन है, दूसरा इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता आ रहा है। तो ये जो कर्जे अपने तौर पर ले रहे हैं अपने मुल्क को चलाने के लिए, वो भी वही अगर 100 रुपए भी लेते हैं लेकिन उस पर इंटरेस्ट जो चढ़ता जाता है तो उसमें फिर वो बढ़ता जाता है। तो ये दोनों तरफ से ये अपने कर्जे बढ़ा रहे हैं और मुझे नहीं नजर आता। आप देख लें, आपने एक्सपोर्ट्स के जो फिगर्स आपने दिए ना, ये बैलेंस ऑफ पेड और पेमेंट्स और ट्रेड की जो बात करें, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। आपकी डिवैल्यूएशन 34, 35, 40% होगी, आपकी एक्सपोर्ट शायद कम हुई हो या उतनी ही रह गई हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी मसला है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये कोशिश इनकी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कम हो, वो इंपोर्ट साइड पे कम हो, ठीक है, उसकी हमने वजूहत देखी, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। तो अब मसले ये आ रहे हैं। अब आप जो बात करें ये कर्जों का बोझ जो इन्होंने 12-13 महीने में जो किया है वो शायद पिछले 5 साल में इतने नहीं होंगे जिस तेजी से आबिद सुलैरी साहब, ये फरमाइएगा कि 30-34% जो आपने इसको करेंसी को डिवैल्यू किया और उसके बाद आपने पॉलिसी रेट 6.6% से 12.5-13% पर आप लेकर आ गए, इन दो चीजों से हमें फायदा क्या हुआ है इस वक्त? देखिए, इन दो चीज़ों से बड़ा सिंपल फायदा हुआ है। जब आपका डेप्रिसिएशन इसलिए हमें करना पड़ी कि हमारे पास रिजर्व्स नहीं थे। अगर हुकूमत के पास रिजर्व्स होते जिसके ज़रिए वो रुपए को स्टेबलाइज रख सकती, तो कौन सी हुकूमत ऐसी है जो कि रुपए को चाहती कि डेप्रिशिएट हो। यकीनन अगर तो आपके पास रेमिटेंसेस के डॉलर्स आ रहे हैं, आपके पास एक्सपोर्ट्स के डॉलर्स आ रहे हैं, तो उसके आप ओपन मार्केट में उनको सर्कुलेट करके कमर्शियल बैंक्स के जरिए अपने रुपए को मुस्तहकम रख सकते थे। अगर डॉलर सिरे से मौजूद नहीं थे तो फिर इसका किसी न किसी को खमियाजा भुगतना था। बेहतर होता कि इसको पिछले 3-4 साल में ग्रेजुअली किया जाता डेप्रिशिएट, लेकिन चूंकि पिछली हुकूमत इसको नहीं कर सकी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने आके इसको स्टार्ट किया। उसके बाद केयर टेकर्स ने और मौजूदा हुकूमत ने उसी पॉलिसी को जारी रखा और ये एक राइट पॉलिसी है मेरा ख्याल में, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट आपको इसलिए बढ़ाना पड़ रहा है कि आपके पास स्टेट बैंक बोरिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि जब तक आप अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते, हुकूमत के पास को रोकने के लिए स्टेट बैंक का बोरिंग आपके पास कोई टूल जो था वो नहीं था। और स्टेट बैंक बोरिंग जो है वो यकीनी तौर पे नोट छापने के मुताबिक होती है। ठीक है, यानी अब इंटरेस्ट रेट को भी अगर आप सिर्फ इसीलिए मेंटेन रखते हैं कि हुकूमत जो है वो अपने कर्जों का बोझ नहीं बढ़ाना चाह रही थी, इसमें 1-2 दफा ऐसा आया कि जो पॉलिसी रेट बढ़ा वो अनजस्टिफाइड था। स्पेशली जो पहला पॉलिसी रेट बढ़ाया गया था, एकदम से जो पहला जंप दिया था, वो मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक ने ओवर रिएक्ट किया था तारिक बाजवा साहब के ज़माने में। लेकिन और अब मेरा ख्याल है कि दोबारा से अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कमी की तरफ उसको आना चाहिए। अब चूंकि
स्टेबिलिटी करंट अकाउंट की आ गई है, तो शायद आने वाले जो आप देखेंगे क्वार्टर्स में इंटरेस्ट ग्रेजुअली नीचे आना शुरू होगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा होगा तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी, बड़ी अच्छी बात होगी। अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा कि जब IMF प्रोग्राम की बात हुई और उसके बाद पॉलिसी रेट बढ़ने की बात हुई और फिर ये तमाम सूरत हाल सामने आई कि जनाब IMF से एग्रीमेंट है, आप एक जो मार्केट डिटरमाइंड पॉलिसी रेट जो लेकर आ रहे हैं, एक्सचेंज रेट जो लेकर आ रहे हैं, एक तो ये, और फिर दूसरा कि शरह सूद में इजाफा किया जाएगा। जब आप IMF से डिस्कस कर तय करके आ गए कि शरह सूद आप बढ़ाएंगे, तो फिर स्टेट बैंक की आजादी और उसकी खुदमुख्तारी और बिलखुसूस जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी खुदमुख्तारी कहां चली गई, वो जरा मुझे बताइएगा। फिर किस बात का वो आजाद और खुदमुख्तार है कि अगर आप वहां से डिस्कस करके आ गए सारी चीजें। बात जो जैदी साहब ने कर्जों की बात की और ये कहा कि PTI के लोग पिछली बात करते हैं, तो मैं इनके सामने एक सिंपल बात रखता हूं कि शायद खान अब्बासी की हुकूमत जाती है, वो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा रखती है। उसका खसारे का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। जरा 20 अरब डॉलर को 150 के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 3000 अरब तो हमने शायद खान अब्बासी की हुकूमत का एक्स्ट्रा पे करना है। 10 अरब डॉलर हमने आपका कर्जा पे किया है, उसको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1500 अरब रुपया भी बन जाता है। तो 4500 अरब की आपको मैंने लॉजिक दे दी। उसके बाद आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया, तो देख लें जिन मुल्कों में अगर फॉरेन करेंसी का क्राइसिस होता है उसमें बाकी वजूहात के साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेट इसलिए भी ज्यादा होता है कि लोग आपके मुल्क से डॉलर निकाल के बाहर ना लेके जाएं और बाहर से डॉलर आपके मुल्क में रखें, क्योंकि आपके मुल्क का इंटरेस्ट ज्यादा है। और साथ साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो महंगाई इन्फ्लेशन का दबाव है वो भी कम होता है। ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से महंगाई का दबाव कम होता है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि बात सारी है कि यहाँ पे आपका जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है आपका डिमांड साइज का नहीं है। बात एक सेकंड मैं जरा सवाल अपना वो कर लूं कि आगे पीछे ना हो जाए। बात सिंपल सी है कि आपने जब चीजों को महंगा कर दिया, आप एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करना चाह रहे हैं महंगाई करके कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो, और जब कुव्वत खरीद कम होगी तो अल्टीमेटली वो चीज नीचे आएगी। ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? देखें आपने कैसे होता है इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी ये होती है कि ये एज्यूम कर लेना कि हम सिर्फ सप्लाई यहाँ रीजन है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ऐसी बात नहीं है। इन्फ्लेशन हमेशा दोनों होते हैं। इसमें जरूर है कि इंटरेस्ट आपका जब बढ़ाते हैं उससे आपकी डिमांड कर्टेल होती है, और डिमांड कर्टेल करके आपका जो इस वक्त कर्जों का बोझ है, आपकी जो मईशत में महंगाई का बोझ है, उसको कम करना है। जरूर उसका कॉस्ट इंपैक्ट भी आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी रीजन थी वो आपका डॉलर क्राइसिस था। और आपने एक और बात की कि आप तो IMF से मुका करके आगे देखिए। मैंने ये सर मैंने मुकमुका यूज नहीं किया, मैंने बात सर यहाँ पे जो उनकी इकोनॉमी ऑफ सेंट्रल बैंक की बात की ना। जी मैं जरा अगर बात पूरी कर, जब हम IMF से डील कर रहे होते हैं, IMF से कोई लोन ले रहे होते हैं, IMF से कोई पैकेज कर रहे होते हैं, तो वो कोई सियासी डील नहीं होती। उसमें आपकी पूरी फाइनेंशियल टीम इंक्लूडिंग योर सेंट्रल बैंक, ये लोग ऑन बोर्ड होते हैं और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। हुकूमत अगर कोई सियासी फैसला सेंट्रल बैंक पे इंपोज करे तो उसको तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत की बजाय सेंट्रल बैंक और आपकी फाइनेंशियल टीम मिलकर ये एंगेज करते हैं। लेकिन आपको याद है सर, पूरी रियासत की पॉलिसी होती है। सर जो टीम जो है नेगोशिएट कर रही थी IMF से, वो टीम जो है उस टीम ने एग्जीक्यूट नहीं किया। असद उमर साहब वजीर खजाना नहीं रहे, चेयरमैन आपके FBR जो है वो नहीं रहे, उनको हटा दिया गया, सेक्रेटरी फाइनेंस को हटा दिया गया, इसके अलावा स्टेट बैंक के गवर्नर को हटा दिया गया। ये IMF से नेगोशिएट तो ये लोग कर रहे थे, वो जो बात की थी वो तो अलग टीम थी। ये इंडिविजुअल्स नहीं बार्गेन कर रहे थे, ये जो आपने नाम लिया ये इंस्टीट्यूशन थे। सेंट्रल बैंक खाली चेयर में उसके गवर्नर का नाम पहले भी तो इंस्टीट्यूशन सुन लेना, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड होते हैं। जब आप IMF से किसी भी इस तरह की इंटरनेशनल बॉडी से आप एंगेज करते हैं तो वो उनकी जो डायरेक्शन होती है वो पूरे मुल्क के लिए होती है, उसमें कोई हुकूमती सियासी फैसला नहीं था। अच्छा, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये पूरा
पूरा इदारा मिलकर करता है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे नाज़रीन, और उसके बाद पिछली जो इकोनॉमिक टीम थी वो क्या काबिल कबूल नहीं थी, जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट को वो तब्दील हुई, फिर नए आने वाली लोगों ने एक बेहतर डील किया, क्या हुआ? एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अकबर जैदी साहब जी, एक मुश्किल फैसला था पूरी की पूरी टीम को चेंज करना, फिर आईएमएफ से आप क्या कहते हैं, क्या रहा होगा सिलसिला, क्या बात हुई? असद उमर से जब 2-3 जगह बात भी हुई है तो उन्होंने यही कहा था, पब्लिकली जो उनके साथ प्रोग्राम्स में और डिस्कशंस हुए वो ये कहते थे, उन्होंने ये कहा था कि एक जगह कि जिस दिन आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा मैं सच बता दूंगा क्या हुआ। अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, अब पता नहीं वो गायब हैं आजकल, सीन से टीवी पे नजर आते हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे। तो ये एक्चुअली हुआ क्या, किस तरह हुआ, शायद वही लोग बता सकते हैं जिनको हटाया गया, जिनको पता था। एक आपके अखबार में, दूसरे अखबारों में काफी खबरें आई थी कि फाइनेंस सेक्रेटरी खास और दागा साहब जो हैं वो लड़ रहे थे, वो उनको आखिरी मीटिंग लाया गया। अब पता नहीं ये सही है या नहीं है, ये जबकि वो तर्जुमान होता है वफाकी हुकूमत का जिसने पूरी उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है, लेके चलना है। ये जो बात कर रहे हैं सदाकत साहब, जो बात कर रहे हैं कि ये पूरी एक टीम होती है, वो एक हद तक टीम होती है, उसके अंदर भी इख्तलाफ होता है, उसके अंदर भी इख्तलाफ भी नहीं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू अगर आप कहते हैं, इख्तलाफ भी होता है। कहाँ बाजवा साहब, कहाँ ये दागा साहब, फिर जो असद उमर। अब ये 10-8-9 महीने तक ये बहस चलती रही आईएमएफ के साथ। इवेंचुअली इनके जाने के चंद दिनों के बाद वो साइन हो गया। अब हो सकता है कि ये एक पॉइंट तक ले गए हों, जाके बस सिर्फ साइन करना था। अगर ऐसी बात थी तो फिर इनको क्यों हटाया गया? तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह हैं वो भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन सुनने में जो आया, जो अखबारों में बात आई है, अभी इनमें से किसी ने कोई अपनी इजहार नहीं किया, बताया नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन ये बात है कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और इनको और आईएमएफ डील करने के लिए ऐसे लोग आने थे, चाहे हफीज शेख हों जो पहले वर्ल्ड बैंक के साथ काम करते हैं, बाकिर हों जो उसके साथ आईएमएफ ही के मुलाजिम हैं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? अंदर की बात अंदर ही रहने दो, तो उनको बुला लो और फिर उनको बना दो। तो ये जो बातें हैं ना, अब हमें नहीं पता अब सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, और कुछ ताजरों का भी मसला था, और फिर उसके बाद ये हमें पता चला कि आप तो आगे चल के वैट के ऊपर भी जा रहे हैं, ये भी आप कमिट करके आए। तो डॉक्टर साहब, आबिद सुलैनी साहब, फरमाइएगा, क्या आसान होगा? हुकूमत को बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वैट पे जनरल मुशर्रफ के दौर में कोशिश हुई लेकिन नहीं हो सका, क्या आप समझ रहे हैं कि अब हो पाएगा? मेरा ख्याल है अगेन इमरान, इसकी जो पॉजिटिव साइड है फिस्कल डिसिप्लिन की, वो अगर हम अपने पाकिस्तान की पिछले 70 साल की मईशत को देखें तो जितना हम फिस्कल इंडिसिप्लिन का शिकार रहे हैं, किसी न किसी हुकूमत को अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो लेने हैं। जो हुकूमत की मुआशी डायरेक्शन है उससे मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ दूसरे साल में करना यह है कि समाजी जो बहबूद है, अब उसकी तरफ फोकस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में हम देखते हैं वो पेनफुल होती है। उसके साइड इफेक्ट्स के लिए आपको फिर कुछ बूस्टर्स देना होते हैं, और वो बूस्टर्स जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से अनफोल्ड होता है। एहसास प्रोग्राम की बात की जा रही है, पॉवर्टी रिडक्शन के कुछ इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, तो सोशल प्रोटेक्शन, सोशल अपलिफ्ट, सोशल सेफ्टी नेट्स अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ जो है वो तीसरे साल में शायद टेक ऑफ हो। पहले साल में जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो जरूरी थी, उसके लिए हुकूमत ने यकीनन अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो उसको दांव पे लगा के बहुत से मुश्किल फैसले किए। ये हुकूमत लग रहा है कि IMF के प्रोग्राम को ऑन कर चुकी है, जो कि पिछली हुकूमतें जो है IMF में जाने के बावजूद उसको ऑन नहीं करती थी। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी कि आप IMF प्रोग्राम में जाके अगर उसको ऑन नहीं करते तो फिर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगली हुकूमत को दोबारा IMF में जाना होगा। सदाकत अब्बासी साहब, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो चीजें IMF ने कही हैं, अपनी मईशत के क़िबले को दुरुस्त कीजिए, इकोनॉमी को डिसिप्लिन कीजिए, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कीजिए। IMF ना भी कहे तो ये पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के फेवर में, और हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात है कि जिस तेजी से ये जो पेस और मोमेंटम है, क्या इतनी तेजी से इन तमाम चीजों को तब्दील करना आपकी मईशत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। इमरान साहब देखें, आप ये तो बात माने कि फिर आप कहेंगे कि पीछे चले जाते हैं। हमारी इकोनॉमी ब्लीड कर रही थी, बिल्कुल। अब उसको रोकने के लिए जो उसको टांके लगाने हैं वो तकलीफ दे मरला है। और दूसरी बात कि ये हम कैसे ना कहें कि हमने 72 सालों में 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ हमें 14 लाख लोग वो हैं जो अपने आप को टैक्स पे डिक्लेयर करते हैं, उनमें भी टैक्स देने वाले थोड़े हैं।
तो हमने कम अज कम आप ये अप्रिशिएट करें इस हुकूमत को कि सियासी तौर पे हमने मुश्किल फैसले किए, तो सर हम और तो उस कह रहे 14 हैं, लाख को जाके हमने नहीं, हम तो लेकर गए। हम तो और कहते हैं, अब देखें, हाँ। अगर इमरान खान ये फैसले नहीं करेंगे तो और ये कमजोर लोग तो कर ही नहीं सकते थे। जो इमरान खान इतनी बड़ी अवामी सपोर्ट लेकर आए और एक तब्दीली का नारा लेकर आए, तो उस तब्दीली में हमें अपनी सियासी सपोर्ट का कम फिक्र है, और मुल्क को बचाने का, मुल्क की मईशत को अपने पांव पे खड़ा करने का, और कर्जों में जकड़ी इस मईशत को आगे अपने वजन पे खड़ा करने का जो चैलेंज है, उसमें सियासी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और बदकिस्मती से जो हमें ऑपोजिशन मिली है वो इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। मेरी दरख्वास्त है जो इंटेलेक्चुअल के एक्सपर्ट है उनको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए कि हम अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हर बंदे को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, हर सर्कल को, हर उस फील्ड को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं। अब्बासी साहब डे वन से हमारा यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी को दस्तावेजी सूरत में होना चाहिए। डे वन से हम ये कह रहे हैं। ये फरमाइएगा कि और सबसे ज्यादा जो बड़ी इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम है वो भी इसी हुकूमत की है। इससे पहले कभी हमने इतने सारे लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं देखा। बजट जो था इसमें आईएमएफ का कोई अमल दखल था? आईएमएफ के उसमें मौजूदा ये रवा साल का जो बजट था, जरा इस पे आप मुझे अपना एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान में सियासी तौर पे आईएमएफ का जो शक्ल पोर्ट्रे की जाती है वो बड़ी भयानक है, एज इफ के हम कोई पाकिस्तान के मफादात बेच के आ जाते हैं, और आईएमएफ शायद इसलिए है कि वो दुनिया को अपना गुलाम बनाता है। ये बात जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट लोग हैं वो ये समझते हैं कि आप किसी भी डोनर एजेंसी के पास जाते हैं, वो आपको देखता है कि आपको कर्जा देना है या आपको स्टैंप करना है, आपको इंडोर्स करना है पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो क्या आप कर्जा लेके तो मजीद डूबेंगे या आपको खड़े होने के लिए थोड़ी सी डिसिप्लिन करना पड़ता है। तो इसका जो सियासी एस्पेक्ट है वो तो कोई और है कि पाकिस्तान में गए और आईएमएफ के आगे बेच के आ गए और ये नारे। लेकिन मेरा ख्याल है पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए कि आईएमएफ का प्लान हमने इसलिए लिया कि हमारे पास रिजर्व नहीं थे, हमारे पास तो अब्बासी साहब पढ़ा लिखा आईएमएफ, एक सेकंड, पढ़ा लिखा तबका तो डे वन से आपको समझा रहा था कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट आईएमएफ ही है। आईएमएफ के पास आपको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। देर तो आप लोगों ने की, आप लोगों ने फैसला करने में देर की कि जाए या ना जाए, उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। यहां पे तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और सब हर कोई ये कह रहा था कि आईएमएफ के पास जाना ही पड़ेगा आपको। देखें इसमें दो राय थी। एक राय थी कि जितने बुरी तरह इकोनॉमी का $2 बिलियन हर महीने से जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करें, बाहर दोस्तों से यानी हेल्प लेके पहले अपने आप को खड़े होकर आईएमएफ पास जाएं। और दूसरी सोच थी कि फौरी जाएं। मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम पहले बाकी सारे सोर्सेज टैप कर लें, ताकि आईएमएफ के साथ हम इंगेज कर रहे होंगे, उधर रिजर्व हमारे गिर रहे होंगे, हमारी बार्गेनिंग कमजोर होगी, हम मुल्क के लिए कम अच्छी बार्गेन कर सकते हैं। तो इस सोच को भी आप कौमी सोच समझें। राय दो हो सकती है, इकोनॉमिस्ट किसी एक बात पे अग्री नहीं करते, लेकिन मैं भी सपोर्ट करता हूं जाती तौर पे कि इस फैसले में ज्यादा अच्छी बातें थी बुरी बातों के होने के बावजूद। वो तो होती है, हर एक्शन की कॉस्ट होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह पे मौजूद होता है। आपकी बातों की बिल्कुल मुखालिफ बात जो है वो कल साकिब शिरानी साहब कर रहे थे, वो भी इसी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा रहे। जी डॉक्टर, दो पॉइंट्स हैं। सदाकत साहब ने जो बात की, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब ये वो थे हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, ये कहते थे आईएमएफ के साथ जाना तो बहुत बुरी चीज़ है, इससे कोई बुरी चीज़ हो नहीं सकती। अब आईएमएफ के साथ चले गए तो अब कह रहे हैं ये ज़रूरी था। और अब ये कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं आईएमएफ के साथ नहीं जाना चाहिए वो हुब्बुल वतन नहीं, ये भी कह रहे हैं ना कि सियासी पॉलिटिकल तो उनकी तरफ भी होगा, ऐसा जाहिर है। तो अब ये जो है ना आप तय कर लें कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, एक एडवाइजरी काउंसिल, उसमें ये आबिद सुलैरी भी मेंबर हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसमें आईएमएफ का प्रोग्राम डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था। सबसे अहम जो 12 महीने हो गए उसमें मईशत के हवाले से जो एक पॉइंट जो सबसे अहम है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। वो क्या है कि इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी क्या है, जो अखबारों में आया है वो बेहतर बता सकते हैं। ये आया है कि जैसे सदाकत साहब कह रहे हैं, डिस्कस हुआ था कि आईएमएफ के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज थे, बिल्कुल आए थे। लेकिन अब जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जा रही है पाकिस्तान में, क्या इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर स्टैंड बाय करते हैं उससे, या इस्तीफा देना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि मुल्क के साथ जो 1 साल में हुआ है वो उनके साथ
वो भी उसमें शरीक हैं या नहीं, डू दे टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सवाल ये है। और कितनी मीटिंग्स हुई हैं? तो फिर उसके लिए जरूरी ये है कि हर मेंबर से हम जरा प्रोग्राम में डिस्कस करें, उनकी राय जानने की कोशिश आपने करें। कहा साकिब शहरानी से आपने की थी, वो शायद छोड़ चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं, वो छोड़ और चुके उसकी हैं। कोई अच्छी वजह होगी। वो छोड़ चुके हैं, उन्होंने आखिर में अल्टीमेटली कहा कि मैं इस एडवाइजरी काउंसिल को छोड़ चुका हूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अकबर जैदी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब आज हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। आप सियासी तौर पे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मईशत पे इनके व्यूज आज खुलकर उन्होंने बयान किए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। नाज़रीन इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।